वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स। आज के अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैसे बिगिनर्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो कैसे आप स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें तो ऐसा स्टॉक्स जिसको आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। बस आपको करना क्या होगा, हर एक उसका क्वार्टरली उसको देख लेना होगा, क्वार्टर रिजल्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, एनुअल रिजल्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, और साथ में एनुअल रिपोर्ट पढ़ना होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो क्लियरली आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है हाउ बिगिनर्स सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर लॉन्ग पीरियड, है ना। यहाँ पे ड्यूरेशन क्या है, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है जिसका फंडामेंटल अच्छा होगा और उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्यूरेशन के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, विच विल गिव यू गुड एंड कंसिस्टेंट रिटर्न, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा स्टॉक जो कि आपको अच्छा रिटर्न दे और कंसिस्टेंट दे, जो लगातार CAGR से, मान लीजिए कोई स्टॉक है वो एनुअली आपको 15 से 20% का CAGR दे रहा है, वो ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू जो कि एक साल में, कुछ ऐसा स्टॉक है जो कि एक साल में बहुत 100% रिटर्न दे दिया बट 2-3 साल तक वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिसका कि ग्रोथ है और जिसका पोटेंशियल काफ़ी अच्छा खासा हो, और CAGR हमें 15 से 20% का के बीच में भी दे दे, 17, 18 या 20% इवन, तो वो दैट इज़ सफिशिएंट। ठीक है ना, 20% ही हम टारगेट करेंगे, उससे ज़्यादा अगर हमें मिल जाए तो दैट इज़ आवर बोनस पॉइंट। ठीक है ना, उसे ऐसे बोनस समझ के उसे मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि जिसका कि रिटर्न अच्छा हो और कंसिस्टेंट रिटर्न हो, लगातार रिटर्न जो दे। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट चीज दैट विच हैव आल्सो लो वोलेटिलिटी एज कम्पेयर टू इंडाइसेस। इंडाइसेस क्या हो गया, जैसे निफ्टी 50 है ना, निफ्टी 50 एक इंडाइसेस है जिसमें 50 स्टॉक्स है उसके पोर्टफोलियो में। उसी तरीके से सेंसेक्स हो गया है, निफ्टी 200 हो गया। इस तरह से इंडाइसेस को हम कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे जो इंडाइसेस का मोस्टली हम जो डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल स्टॉक्स का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे हम निफ्टी 50 एज ए, जैसे मैं अपने लिए करता हूँ वैसे ही मैं आपको बताऊँ कि निफ्टी 50 को मोस्टली उसका रिटर्न देख के हम लोग कंपैरिजन करेंगे। बाकी आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या वो अच्छा पैरामीटर्स है जिसको देखना हमें ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ हम लोग पहले समझ गए, जो अच्छा रिटर्न दे और कंसिस्टेंट रिटर्न दे और जिसका वोलेटिलिटी कम हो। ठीक है ना, मार्केट ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। ठीक है, किस तरीके से होता है, मार्केट एक कंसिस्टेंट वे में नहीं चलता, ऐसे 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 जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, इस तरीके से बढ़ता है। ठीक है ना, कोई भी स्टॉक का या सेंसेक्स का आप देखेंगे परफॉर्मेंस इसी तरीके से रहता है। तो ये ऊपर नीचे वोलेटिलिटी होती रहती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अल्फा। अल्फा क्या होता है कि विच रिफर्स रिटर्न अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एबव द बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या हो गया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप निफ्टी 50 को स्टॉक सेलेक्ट किए, उसमें आपने इन्वेस्ट किया, रिलायंस में मान लिया आपने इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो उसका जो आपको पर रिटर्न आ रहा है, अगर वो बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न दे दिया, ठीक है, मान लीजिए बेंचमार्क निफ्टी 50 आप यहाँ पे कंसिडर किए, बेंचमार्क ने 20% का रिटर्न दिया, और जो स्टॉक आप सेलेक्ट किए रिलायंस हुई, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, एग्जांपल के तौर पे अगर ये 25% का रिटर्न दे दिया रिलायंस, ठीक है ना, ये स्टॉक, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 5%। ठीक है ना, तो 5% जो डिफरेंस आ गया यही हो गया अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या हो गया, 5%। इसी तरीके से हम अपना पोर्टफोलियो का भी अल्फ़ा निकालते हैं कि मेरा जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है उसका अल्फ़ा कितना है। अगर वो अल्फ़ा मेरे निफ्टी 50 इंडेक्सेस से ज़्यादा दे रहा है तो अल्फ़ा पॉजिटिव है, अगर कम दे रहा है, यही अगर आपका रिलायंस का जो स्टॉक हमने एग्जांपल के तौर पर लिया, अगर वो रिटर्न आपको यहाँ पे 15% ही देता तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या हो जाता है आपका, -5%। ठीक है, तो अल्फ़ा यहाँ से आपका हो गया -5%। तो अल्फ़ा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अपने पोर्टफोलियो का ये आकलन जरूर करें कि आपके पोर्टफोलियो का अल्फ़ा कितना है। अगर आपके पोर्टफोलियो का अल्फ़ा अच्छा है, मतलब कि प्लस में आ रहा है, देन यू कैन बिकम एक्टिव इन्वेस्टर, है ना। एक्टिव इन्वेस्टर मतलब क्या हो गया, आप स्टॉक अपना खुद से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, अपने से स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे और उस स्टॉक को परचेज करेंगे और उसे होल्ड करेंगे। ओके, उसे एक्टिव इन्वेस्टर कहते हैं।
और दूसरा होता है पैसिव इन्वेस्टर। पैसिव इन्वेस्टर उसको बनना चाहिए अगर आप मार्केट में नहीं है और आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो बिकम पैसिव इन्वेस्टर। पैसिव इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं? पैसिव इन्वेस्टर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू बन सकते हैं, और क्या इंडाइसेस में डायरेक्टली इन्वेस्ट करें, है ना, वो जिसका वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, या तो ETF में इन्वेस्ट करें, ठीक है। अगर आपका अल्फ़ा नेगेटिव, मतलब आपने स्टॉक्स से शुरू किया बट अल्फ़ा आपके पोर्टफोलियो का नेगेटिव आ रहा है ना, पिछले 3 साल से या 1 साल से आपका नेगेटिव आ रहा है, तो गो थ्रू दीज पैसिव इन्वेस्टर बन जाइए आप, ठीक है। जब आपको मार्केट समझ में ही नहीं आ रहा, आपके पास उतना टाइम नहीं है, हो सकता है आप बिजी में हो, जॉब में हो, और आपको मार्केट के बारे में उतना समझ में नहीं आ रहा, तो बिकम पैसिव इन्वेस्टर। तो पैसिव इन्वेस्टर क्या कर सकें कि पैसिव इन्वेस्टर आप बन जाइए थ्रू म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, ETF के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, या डायरेक्ट इंडेक्स फंड में लगाइए पैसा, इंडेक्स फंड में लगाइए। आपको 15% CAGR अगर यहाँ से मिल जाता है, 15 से 18%, तो बेटर है कि पैसिव इन्वेस्टर बन जाइए, ठीक है ना। अगर आपको उससे ज़्यादा चाहिए तो एक्टिव इन्वेस्टर, आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टडी करें, समझें, उसके बाद ही खुद से स्टॉक का सिलेक्शन करें। किसी भी रिकमेंडेशन में नहीं जाए, ना न्यूज़पेपर के रिकमेंडेशन में, ना जो न्यूज़ देखते हैं हम लोग, है ना, उस तरह के न्यूज़ को देख करके वहाँ से रिकमेंडेशन नहीं लें। तो अल्फ़ा में समझ में आ गया, फिर देन बीटा पे जाते हैं। बीटा क्या बताता है? वॉलेटिलिटी कितनी है, ठीक है ना। तो स्टॉक की जो वॉलेटिलिटी को बताए, यहाँ से आप देख सकते हैं इसका डेफिनेशन, इट इज़ अ मेजर ऑफ स्टॉक्स वॉलेटिलिटी इन रिलेशन टू ओवरऑल मार्केट। मार्केट में जितना भी वॉलेटिलिटी चल रहा है उसके हिसाब से ये आपके पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी, जैसे कोई स्टॉक आप सेलेक्ट कर लिए फॉर एग्जांपल, उसका वॉलेटिलिटी कितना है ये बताता है, ठीक है ना। इट ए मेजर ऑफ रिस्क, ये रिस्क को भी बताता है कि आपका रिस्क क्या है। तो ओवरऑल मार्केट क्या हो जाएगा? दैट इज S&P 500, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बीटा जो है S&P 500 का 1 कंसिडर किया गया है, ठीक है, और अगर यहाँ से बीटा किसी भी स्टॉक का ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, मान लीजिए 1.5 है, ठीक है, तो इंडाइसिस जितना मूव करेगा, मान लीजिए 10% का इंडाइसिस ने रिटर्न दिया इन्हें ड्यूरेशन, या फिर 15% मान लीजिए आप, 10 से 15%। यहाँ पर अगर हम समझ लें किसी स्टॉक का अगर बीटा 1.5 है और मार्केट बुलिश चल रहा है, तो अगर इंडाइसिस जो है 100 पॉइंट से बढ़ गया, तो वो स्टॉक्स कितना से बढ़ेगा? 150 पॉइंट से बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर बीटा पॉजिटिव है, मतलब 1 से ज़्यादा है, तो उस केस में अगर मार्केट बुलिश है तो स्टॉक भी बुलिश परफॉर्म करेगा, और जब मार्केट बियरिश हो जाएगा, अगर 100 पॉइंट से गिर जाएगा इंडाइसेस, तो ये 150 पॉइंट से गिर जाएगा। ओके, मतलब क्या हो गया? अगर बीटा ज़्यादा हाई बीटा है तो हाई बीटा में वॉलेटिलिटी इस तरीके से रहता है, बहुत वॉलेटाइल रहता है स्टॉक, ठीक है। तो हाई वॉलेटाइल स्टॉक जनरली ट्रेडर्स लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं ट्रेडिंग पर्पज़ से, क्योंकि उसे क्या चाहिए? अप एंड डाउन ही चाहिए, अप एंड डाउन का वो फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। और लो बीटा क्या करते हैं? लो बीटा अगर स्टॉक का है, मतलब कि बीटा अगर मान लीजिए 1 से कम है, लेस देन 1 है, तो उसके वॉलेटिलिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू इंडाइसेस, ठीक है, जो टोटल ओवरऑल मार्केट से। तो हम क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से के लिए लो बीटा स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। एक तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, अल्फ़ा हाई होना चाहिए और बीटा कम होना चाहिए। ओके, ये 2 चीज़ समझ में आया। बाकी हम लोग इसका देख लेते हैं। ये यहाँ पे इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको एज ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ लिया मैंने, और इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से अल्फ़ा को एक्स एक्सिस पे डाला है और बीटा को वाई एक्सिस पे डाला है। और ये जो पॉइंट एक दूसरे पर कट कर रहा है, ये 0 1 है, मतलब अल्फ़ा का वहाँ पे 0 हो रहा है और बीटा वहाँ पे 1 है, मतलब बीटा 1 से ऊपर, मतलब इंडाइसेस जो हम लोगों ने बीटा 1 माना था उससे ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पे पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, तो जहाँ पे कट कर रहा है उससे राइट जाएंगे तो अल्फ़ा पॉजिटिव है, उससे लेफ्ट जाएंगे तो अल्फ़ा नेगेटिव हो गया। और बीटा जो है ऊपर है, मतलब जो कट पॉइंट से ऊपर पॉजिटिव है, मतलब 1 से हायर है, और नीचे 1 से लोअर है और नेगेटिव में चला गया है। ओके, तो ये बेसिक फंडा हो गया। और यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट बना लिया। पहला लो, मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट हम लोग पहले चलते हैं, लो एंड लो, है ना।
यहाँ पे देख लिए मैंने, यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया। लो जब अल्फ़ा भी नेगेटिव हो और बीटा भी लो हो, मतलब 1 से कम हो और या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। तो जनरली जो ये कंसेप्ट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला, तो ये हम लोग रिकमेंड कम करते हैं, मतलब कि इस तरह के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखें जहाँ अल्फ़ा मतलब कि रिटर्न भी अच्छा नहीं दे रहा हो और उसकी वॉलेटिलिटी भी बहुत कम हो। तो ऐसे स्टॉक्स को हम लोग अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे नोट रिकमेंडेड इस तरह के स्टॉक्स को। हालांकि कुछ ट्रेडर्स लोग या फिर कुछ इन्वेस्टर लोग रख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इस तरह के स्टॉक्स डिविडेंड्स अच्छा दे देते हैं, है ना। फॉर डिविडेंड ओनली सच स्टॉक्स कैन बी होल्ड। फिर देन हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं जहाँ पे अल्फ़ा लो है और बीटा हाई है। अल्फ़ा लो मतलब रिटर्न कम दे रहा है बट वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो इस तरह के स्टॉक्स भी रिकमेंड नहीं करेंगे, नॉट रिकमेंडेड, ठीक है ना। और इस तरह के स्टॉक्स कौन लेते हैं? डे ट्रेडर लेते हैं। उनको क्या करना है, दिन भर में ऊपर नीचे का जो फ्लक्चुएशन आ रहा है उससे प्रॉफिट लिया निकल गए या फिर लॉस लिया निकल गए। तो डे ट्रेडर लोग इस तरह के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, है ना। इंट्राडे हो गया इस तरह के। अब चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में आए थे, जब दोनों हाई हो, अल्फ़ा भी पॉजिटिव हो और बीटा भी हाई हो, मतलब रिटर्न भी अच्छा दे रहा है और वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा है, तो इस तरह का स्टॉक्स जो है वो मोमेंटम ट्रेडिंग में यूज़ होता है। मोमेंटम ट्रेडिंग फॉर स्विंग ट्रेड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जो जिसमें मोमेंटम अच्छा खासा बना हुआ हो, उस तरह के स्टॉक्स को वो स्विंग ट्रेड आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ अल्फ़ा भी पॉजिटिव हो बीटा भी हाई हो। ये जो चौथा क्वाड्रेंट है, हाई एंड लो। ओके, जब अल्फ़ा हाई हो और बीटा लो हो, मतलब रिटर्न भी अच्छा दे रहा हो और वॉलेटिलिटी भी कम हो, तो इस तरह के स्टॉक्स को हम लोग वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे और इसका आज बढ़िया से एनालिसिस करेंगे। इसी के बारे में हम आगे प्रैक्टिकली भी समझेंगे कैसे आप यहाँ से इस तरह के स्टॉक्स को निकाल सकते हैं जहाँ जिसका अल्फ़ा ज़्यादा हो और बीटा लो हो। यहाँ से देख सकते हैं हम यहाँ पे लैपटॉप पे आ गए, लैपटॉप के ब्राउज़र पे यहाँ से हम जाएंगे टिकर टेप यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। ये सबसे बेस्ट है आपका स्टॉक स्क्रीनिंग के लिए। तो टिकर टेप आप देख सकते हैं, इस पे आ गए हम लोग, ठीक है। लॉगिन है तो यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करना जरूरी है। तो यहाँ पे जिसका भी आपका अकाउंट है यहाँ पे इसके थ्रू कीजिए या इसके थ्रू कीजिए, तो मेरा जीरोधा के थ्रू है, जीरोधा के थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। ओके, लॉगिन करने के बाद इस तरह का आपके पास यहाँ पे ब्राउज़र आएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं ब्राउज़र टिकर टेप का। टिकर टेप पे क्लिक करेंगे, फिर देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रीनर का ऑप्शन आएगा, तो नीचे आप स्क्रीनर में चले जाएंगे। आगे स्क्रीनर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक्स कितना दिखा रहा है, 4413 स्टॉक्स इसमें यहाँ पे शोइंग 1 of 20 पेजेस में। तो यहाँ पे स्क्रीन है, न्यू स्क्रीन है, इसमें हम लोग स्क्रीन करेंगे। ओके, और यहाँ पे कुछ फिल्टर्स लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्केट कैप जो है 10,000 से ऊपर हम रखेंगे और 1,17,50,000 जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप है वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐड फिल्टर्स करेंगे। ऐड सबसे पहले अल्फ़ा बीटा हम लोग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे टेक्निकल में जाके। ओके, टेक्निकल इंडिकेटर में बीटा पहले सेलेक्ट कर लिया, फिर देन उसके बाद अल्फ़ा सेलेक्ट कर लिया। ओके, अल्फ़ा बीटा हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग ग्रोथ में चले जाएंगे, नीचे इसके नीचे है ग्रोथ। ओके, यहाँ ग्रोथ में चले जाएंगे और यहाँ से इसका 5 ईयर हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद देन प्रॉफिटेबिलिटी पे चले जाएंगे। यहाँ से हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी जो देखेंगे दैट इज़ 5 ईयर एवरेज नेट प्रॉफिट। ओके, यह सब सेलेक्ट कर लें। 5 ईयर एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन, उसे आप सेलेक्ट कर लें। फिर दिन यहाँ से हमारा फिल्टर लग गया, यहाँ से डन कर दें। डन करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको 335 रिजल्ट, मतलब 335 335 स्टॉक्स का यहाँ पे रिजल्ट आ गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं बीटा, अल्फ़ा, 5 ईयर हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ एंड 5 ईयर एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ से आप देखें 335 स्टॉक्स है। अब इसमें से हमें 10-15 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं और उसमें से भी बेहतर जो स्टॉक्स रहेगा उसे
हम लोग यहाँ पे अब एक्सेल शीट में ला करके वहाँ से शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। ओके, इस तरीके से यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट कर लिया। ओके, एक्सपोर्ट यहाँ से कर लेंगे। एक्सपोर्ट रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा है इन CSV फॉर्मेट, मतलब कि एक्सेल शीट में ही आ जाएगा। तो एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया, आपका एक्सेल शीट में आ गया। अब एक्सेल शीट में आने के बाद इसमें कुछ फ़िल्टर्स लगाएंगे, शॉर्ट करेंगे, इसे फ़िल्टर लगाएंगे और जो हमारे काम का चीज़ है उस तरीके से यहाँ से शॉर्ट करके स्टॉक्स को सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से आप देखें थोड़ा थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, छोटा छोटा है ये। ओके, फिर देन यहाँ से हम फ़िल्टर लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे सारे 335 स्टॉक्स जो आए हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इन सब को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे शॉर्ट एंड फिल्टर में। शॉर्ट एंड फिल्टर में जाने के बाद कस्टमाइज में जाएंगे। कस्टमाइज में जाने के बाद सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे बीटा। क्या यहाँ से बीटा का ऑप्शन आपको दिख रहा है, और सेलेक्ट करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, जैसे ओके करने के बाद सबसे जो छोटा बीटा है, मतलब नेगेटिव में भी कुछ आया है तो उसको रहने देंगे, और हाई बीटा स्टॉक्स को यहाँ पे हम लोग डिलीट करेंगे जो 1.5 से ज़्यादा है। ओके, 1.5 से जो भी ज़्यादा है हाई बीटा स्टॉक, उसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। जैसे आपको यहाँ से आगे आके दिखेगा बीटा। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं 1.5 से जहाँ भी ज़्यादा आएगा वैसे स्टॉक्स को यहाँ से हम लोग हटा देंगे। यहाँ से आप देखें 1.52 आ गया है ना, तो उसके के अलावा जितना भी आ रहा है वहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे। ओके, इससे नीचे 1.5 से जितना भी आया है नीचे, उसको यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधे इतना सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। उतना स्टॉक्स डिलीट हो गया। अब हमें हमारे पास 253 स्टॉक्स बचे। ओके, अब नेक्स्ट इसके बाद हम जो फिल्टर लगाएंगे, तो यहाँ पे फिर से दोबारा से सेलेक्ट कर लें सारे स्टॉक्स को, है ना। सारे स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लिया। 253 स्टॉक्स जो आए थे, है 252, ऊपर एक नेम का है कॉलम। तो यहाँ पे भी कस्टम एंड शॉर्ट करेंगे। कस्टम एंड शॉर्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम अल्फ़ा सेलेक्ट करेंगे। अल्फ़ा क्या करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, जो लार्जेस्ट है वो ऊपर आ जाएगा, स्मॉलेस्ट वाला नीचे आ जाएगा। इस तरीके से अल्फ़ा देखिए, जिसका सबसे ज़्यादा है वो ऊपर आ गया और जिसका कम आ गया है वो नीचे आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जिसका अल्फ़ा कम है वैसे स्टॉक्स को भी यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है ना, उसको भी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपका अल्फ़ा 10 से नीचे जितना भी है अल्फ़ा, वो सारे स्टॉक्स को यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है, डिलीट कर देंगे यहाँ से। ओके, या इतना स्टॉक्स आ गया, इसे आप डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद देखिए अल्फ़ा अब यहाँ 129 स्टॉक रह गए 335 में से। उसके बाद नेक्स्ट जो फिल्टर लगाएंगे दैट इज़ 5 ईयर हिस्टोरिकल एवरेज रेवेन्यू, जो हम लोग देखे थे। ठीक है ना, तो उसे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप देख लें। ओके, फिर यहाँ से कस्टम में फिर से जाएंगे, उसी तरीके शॉर्ट एंड फिल्टर में कस्टम, और ये जो ऑप्शन आ रहा है 5 ईयर हिस्टोरिकल रेवेन्यू, और इसमें भी लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट जाएंगे। ओके, तो जिसका सबसे ज़्यादा 5 ईयर हिस्टोरिकल रेवेन्यू है उससे सेलेक्ट करेंगे। ओके, इस तरीके स्टॉक्स आपको यहाँ पे आ जाएंगे। जिसका कम है तो वैसे स्टॉक्स को हम लोग यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, उसको भी शॉर्ट कर देंगे। जिसका 5 से कम आ रहा है वैसे स्टॉक्स को यहाँ से हम लोग डिलीट कर देंगे। चलिए, तो उसे स्टॉक्स को डिलीट कर दीजिए यहाँ से। जिसका नेगेटिव है उसे रखना ही क्यों है, हटा दीजिए उसे। उसके बाद अगर आप एक और फिल्टर लगाना चाहते हैं, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ से देखिए ये हो गया शॉर्ट एंड कस्टम शॉर्ट। तो मार्केट कैप हो गया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट,
लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे पहले आ गया, फिर देन TCS, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, विप्रो, HCL टेक, एवेन्यू सुपरमार्ट, टाइटन, टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स, डिवीस लैब, पीडीलाइट, LTI, है ना, इन्फो एज। तो इस तरीके से यहाँ से भी आप स्टॉक्स एज पर, मान लीजिए आप रिलायंस में SIP करना चाहते हैं तो इसके स्टॉक्स में, उसमें तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, हम जान रहे कि ये बहुत अच्छे से अपने जो है ना बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है। तो ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब यह TCS या इन्फी दोनों में से कोई एक स्टॉक्स आप SIP कर सकते हैं, TCS एंड इन्फोसिस। विप्रो इमर्जिंग है तो इसमें भी कर सकते हैं, विप्रो या HCL टेक, इन दोनों में से कोई एक में आप IT सेक्टर में और अगर आप एक और पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं। फिर देन एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट, ठीक है, इसमें भी कर सकते हैं। फिर एशियन पेंट आ गया, उसमें भी कर सकते हैं। इस तरीके से 4-5 स्टॉक्स हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब 20-30 में से डिवीज लेबोरेटरीज है, इसमें भी आप SIP कर सकते हैं। टेक महिंद्रा आ गया, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से स्टॉक्स का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें।